हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक बचाओ 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 बचाओ। मनुष्य की खोज की कोई था नहीं। अपनी इसी खोज प्रवृत्ति के जरिए उसने कभी ज्ञान को ढूंढा तो कभी विनाश को। इसके बावजूद मनुष्य की खोज करने की भूख अभी भी नहीं मिटी है। वह निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजने में लगा है, ठीक प्रोफेसर विद्रोही की तरह। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित कुरुक्षेत्र नामक इसी स्थान पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। यही वह जगह है जहाँ के वातावरण को कभी मंत्रोच्चारण से मत कर सैकड़ों विनाशकारी दिव्यास्त्रों को प्रकट किया जाता था और उनसे शत्रुओं का नाश करके उन्हें हवा में विलीन कर दिया जाता था। पिछले 15 सालों से चली आ रही मेरी खोज इस स्थान पर समाप्त हो सकती है अगर मेरी ये मशीन हज़ारों साल पहले इस स्थान पर बोले गए मंत्रों की फ्रिक्वेंसी को पकड़ने में सफल हो जाए। लेकिन इस मशीन को चालू करने से पहले मुझे इस लंबे चौड़े स्थान पर एक ऐसा केंद्र बिंदु ढूंढना होगा जहां मैं अपनी मशीन को सेट कर सकूं। जल्द ही सफलता मिली। मेरा यंत्र बता रहा है कि इस जगह का घनत्व बहुत ज़्यादा है। यही जगह यही जगह एकदम ठीक है अपनी मशीन को फिट करने के लिए। मशीन को उस स्थान पर सेट करते प्रोफेसर विद्रोही के हाथ निश्चयी सफलता मिलने के आभास से कांप रहे थे। लेकिन वह यह भी जानता था कि अभी सफलता उससे कोसों दूर है। ठीक उसी समय वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर इस वैगन में भरे एक एक पैसे पर हैमर हेड का नाम लिखा हुआ है। इसलिए इस वैगन को तुम जितना चाहे भगाओ, हैमर हेड को उन पैसों तक पहुंचने और उन्हें हथियाने से नहीं रोक सकते। आह, तूने सही कहा हैमर हेड। ये बेचारे सिक्योरिटी गार्ड तुझे नहीं रोक सकते, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है। फड़ाक। ओह परमाणु, तो तू मुझे रोकने आया है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे लिए तुझे रोकने से ज़्यादा ज़रूरी होगा इस रेलवे पुल को गिरने से रोकना, जिस पर कुछ ही मिनटों बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। फड़ाक। ओह, अब तू मुझे रोक या पुल को, तेरी मर्जी है। उफ, हैमर हेड ने पुल को सपोर्ट देने वाले पिलरों को तोड़कर मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उसका पीछा छोड़कर फिलहाल उस रेलवे पुल को गिरने से रोकूं और ऐसा इंतज़ाम करूं कि ये पुल तब तक किसी भी हालत में अपनी जगह से टस से मस ना हो जब तक मरम्मत करके इसके पिलरों को दोबारा खड़ा ना कर दिया जाए। और ऐसा इंतज़ाम परमाणु रस्सी की मदद से आसानी से किया जा सकता है। अब देखता हूँ कितनी दूर निकल गया है हैमर हेड। परमाणु आया था मुझे रोकने और लग गया पुल को बचाने। बेचारा अब ऐसे ही शहर को बचाने के कामों में उलझा रहेगा, क्योंकि अब इस शहर में उसकी मुसीबत को बढ़ाने आ गया है हैमर हेड। ओ नहीं, अचानक हैमर हेड चौंका, क्योंकि उसे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था परमाणु। पुल को गिरने से रोकने के बाद अब मैं तुझे रोकने आया हूँ। तू हैमर हेड को नहीं रोक सकता परमाणु, और ये बात तू हैमर हेड की एक ही टक्कर से समझ जाएगा। सिर को आगे किए हैमर हेड सुपर गति से आगे बढ़ा। दूसरे ही क्षण भड़ाक, एक पल के लिए दो फौलादों के टकराने की तेज आवाज़ से वातावरण गूंज उठा। और फिर गूंज उठी हैमर हेड की वह गिगियाट। ये मुझे क्या हुआ। जो ज़बरदस्त टक्कर तूने मुझे मारी थी उसके प्रभाव ने तेरे फुल साइज शरीर को छोटा कर दिया है। आ! आज के बाद तू जो भी कपड़े सिलवाएगा उसमें ना सिर्फ तेरा कपड़ा कम लगेगा, बल्कि दर्जी भी सिलाई से कम पैसे लेगा। कड़क कड़क। आ चल, अब मैं तुझे काला पानी जेल छोड़कर आऊँ। ओह, ये बिजली की तेज चमक कैसी। दिल्ली से कुछ दूर हरियाणा में ज़रूर कहीं कोई बिजली गिरी है। परमाणु का सोचना गलत था। बिजली कहीं नहीं गिरी थी, लेकिन जल्दी ही गिरने वाली थी। इस मशीन से निकली ध्वनियों से वातावरण में जो कंपन हो रही है वह साबित कर रही है कि मेरा 15 वर्षों का अथक प्रयास सफल हो रहा है। मैं सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। मैं ओह, ये क्या हो रहा है। अनंत आकाश की गहराइयों को चीर कर आती वह क्या चीज़ है जो मेरे सामने हवा में प्रकट हो रही है। कहीं ये वही तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। वही है, वही है ये। अब वातावरण में अगर कुछ गूंज रहा था तो वे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर विद्रोही के ठहाके थे। लेकिन उन ठहाकों की गूंज ना कुरुक्षेत्र के लोगों को सुनाई दी थी और न दिल्ली के लोगों को। दोस्तों, विज्ञान भवन के इस स्पेशल हॉल में आप ये जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, ये सभी आधुनिक विज्ञान के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन आविष्कारों को ईजाद करने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों रात दिन मेहनत की है, और इस समय वे सभी वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं। इसलिए हम सभी उनका अभिनंदन करके मानवता की भलाई के लिए इन आविष्कारों की ईजाद के लिए सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बेवकूफ़ हो तुम जो सब
जो तुम यहाँ मौजूद वैज्ञानिकों का धन्यवाद दे रहे हो, इनके उन आविष्कारों के लिए जो कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? मैं वही हूँ, तुम्हारी वजह से जिसे अपनी पहचान खो देनी पड़ी। और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ भूल जाओ इस बात को। सिर्फ एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे इन सभी कचरा आविष्कारों को समाप्त करने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। इतने समय में यह हॉल खाली करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद इस हॉल के साथ साथ तुम सबके कूड़ा आविष्कार भी राख में बदलने जा रहे हैं। अपने आसपास नज़र उठाकर तुम इसका नमूना देख सकते हो। ओ नो, ये क्या हो रहा है? हॉल की छत और दीवारें तेजी से रेत बनकर गिरती जा रही हैं। इसका मतलब ये बोलने वाला जो भी है झूठ नहीं बोल रहा है। तुरंत ही भगदड़ मच गई। भागो यहाँ से, भागो! नहीं, मैं नहीं भागूंगा। वर्षों की मेहनत के बाद मैंने जिस आविष्कार की इजाद की है, मैं उसे साथ लिए बिना यहाँ से नहीं भाग सकता। उस वैज्ञानिक को अपना आविष्कार अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था, जबकि इन्हें अपने आविष्कारों से ज़्यादा अपनी जानें प्यारी थी। विज्ञान भवन के बाहर अपनी ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर विनय बुरी तरह चौंका। क्या हुआ आपको? आप सब इस तरह क्यों भाग रहे हैं? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो देखो! ओ माय गॉड! सारा हॉल रेत के ढेर की तरह ढह रहा है। कुछ ही सेकंडों में यह पूरी तरह रेत के ढेर में बदल जाएगा, और उस रेत के ढेर के नीचे सदा के लिए दबकर रह जाएगा बेवकूफ़ प्रोफेसर प्रसाद, जो अपने आविष्कार को बचाने के लिए हॉल के अंदर ही है। ओ, यानी विचित्र ढंग से रेत के ढेर में बदलते उस हॉल में एक ज़िंदगी मौजूद है, और उसे बचाना होगा, और इतने कम समय में उसे बचाने का काम सिर्फ परमाणु ही कर सकता है। ओह! हॉल तो अब पहले से भी अधिक तेज़ी से रेत में बदलता जा रहा है। क्या मैं उम्मीद करूं कि ऐसे में भी अंदर अभी तक सही सलामत होगा प्रोफेसर प्रसाद? वह रहा, ठीक मौत के मुंह में। आ! लेकिन अभी इसकी ज़िंदगी के दिन पूरे नहीं हुए हैं। एक क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही परमाणु उस हॉल से प्रोफेसर को लेकर बाहर निकला। ओफ! सही समय पर मैं प्रोफेसर के साथ हॉल से बाहर आ गया, वरना प्रोफेसर के साथ मेरी भी समाधि उस रेत के नीचे बन गई होती। लेकिन अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। अभी मुझे ढूंढना है उस हमलावर को जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हॉल रेत के ढेर में बदल गया। उस हमलावर को ढूंढने की परमाणु की सारी कोशिश और मेहनत बेकार गई। मैंने आसपास का कई किलोमीटर का एरिया छान लिया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया जिस पर विज्ञान भवन पर हमला करने का संदेह किया जा सके। कौन होगा वह? तू जो मनी मन सोच रहा है परमाणु, उसे मैं खूब अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे बता दूं कि वह मैं हूँ, जिसने अपनी शक्ति के एक छोटे से हिस्से से विज्ञान भवन के हॉल को कुछ ही क्षणों में रेत के ढेर में बदल डाला। कौन है ये? कहाँ है? मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये जानने की कोशिश में अपनी एनर्जी बेकार मत कर परमाणु। मैं तुझे नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं तेरी तरह घटिया विज्ञान की नहीं, ऐसे परा विज्ञान की सहायता ले रहा हूँ जिसे दुनिया ना अभी तक समझ पाई है और ना समझ सकती है। हमलावर ने किसी तरह अपने आप को अदृश्य किया हुआ है, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ से आवाज़ हो रहा है कि वो उधर सामने कहीं खड़ा है। इसलिए मुझे उसे पकड़ने के लिए उधर ही टूट पड़ना चाहिए। परमाणु तेज़ी से आवाज़ की दिशा में लपका, लेकिन उसे उधर हवा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। उफ, यहाँ तो कोई नहीं। मैं चाहता तो तुझे पहले ही रोक सकता था परमाणु, लेकिन मैंने तुझे अपने पर टूटने का मौका इसलिए दिया कि तू जान जाए कि तेरे लिए मुझे पकड़ना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विज्ञान की नहीं, पराविज्ञान की सहायता ले रहा हूँ। और पराविज्ञान के सामने विज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे विशाल समुद्र के सामने पानी की एक बूंद। अब बिफर पड़ा परमाणु। तुम जो भी हो और जिस भी चीज़ का सहारा ले रहे हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे, और अगर तुम यही करते रहे तो ना तुम ज़्यादा देर मेरी नज़रों से छुप पाओगे और न मेरे हाथों से बच पाओगे। यही तो चाहता हूँ मैं, कि मैं तेरी नज़रों में आकर तेरे हाथ लगूँ, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दुनिया को ये नहीं पता चलेगा कि किसी को तड़पाना क्या होता है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना क्या होता है, और क्या होता है पराविज्ञान। अभी मैं जा रहा हूँ परमाणु, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा उस समय का जब तू मेरी शक्ति से टकराने मेरे सामने आएगा। उफ! ये मेरे पास से क्या गुजरा? ये वही गुजरा है। इसका मतलब उसके पास कोई ऐसा अदृश्य यान है जो सुपरसोनिक गति से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने सुपरसोनिक गति से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाला यान खुद को पूरी तरह अदृश्य रखने और अच्छी खासी इमारत को रेत बना देने की पावर का विकास कर लिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। इसलिए मैं इस सच्चाई को नहीं झुठला सकता कि आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत ही खतरनाक है, और मुझे इसके लिए तैयार रहना है। परमाणु का सोचना सही था। सचमुच दिल्ली पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। प्लेन रनवे पर पहुंचने वाला है विनोद जी, अपना सामान संभालिए। चिंता मत करो नरेश जी, मैंने सब कुछ संभाल रखा है। जैसे ही प्लेन रनवे पर पहुंचेगा सबसे पहले मैं ही उसमें इन होऊंगा, और फिर सीधा डीसी कॉमिक्स के ऑफिस के बाहर ही आउट होऊंगा। अरे,
ये क्या हुआ? प्लेन को क्या हुआ? एकाएक कहाँ गायब हो गया वह? प्लेन गायब हो गया? कमाल है। सिर्फ यही प्लेन नहीं, इस एयरपोर्ट पर मौजूद सभी प्लेन रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। सारे प्लेन गायब हो गए? हाय, अब मैं डीसी कॉमिक्स ऐसे जाऊंगा? लगता है ये काम संजय जी ने कराया है। मेरे ख्याल में मैं डीसी का ख्याल छोड़कर यहाँ से तुरंत ही भाग चलना चाहिए, क्योंकि आज तक भारत के जिस भी आर्टिस्ट ने डीसी में जाने की कोशिश की है, लगता है सभी के प्लेन ऐसे ही गायब हो गए होंगे। तभी तो कोई आर्टिस्ट डीसी में नहीं पहुँच पाया। आश्चर्य से भरी ये रहस्यमय घटना दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने पर घट रही थी। अरे, पूरी की पूरी रेलगाड़ी गायब हो गई। वाटर सप्लाई का पूरा टैंक ही गायब हो गया। मंत्री जी के कार का काफिला ही गायब हो गया। शहर में जब इतनी ज़्यादा आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी, तो उसके साथ यह हौलनाक घटना भी घटनी ही थी। टीवी टावर एकाएक गायब हो रहा है। बचाओ! टीवी टावर के एकाएक गायब हो जाने से उसके टॉप पर मौजूद उस इंजीनियर युवती की जान पर बन आई थी। कई 100 फीट ऊपर से गिरती हुई वह सीधी नीचे मौजूद पथरीली ज़मीन पर पहुंचने वाली थी। लेकिन कोई बेगुनाह नारी मौत के आगोश में पहुंच जाए तो भला उस शक्ति का क्या औचित्य रहे। आह! जो नारी की शक्ति का, स्त्री के स्वाभिमान का और अबला की रक्षा का प्रतीक था, थी। निर्भय हो जाओ, तुम सुरक्षित हाथों में हो। माँ काली? नहीं, उनका एक अंश, शक्ति, जो तुम्हें बचाने के बाद अब उसे ढूंढेगी, जिसकी वजह से एक नारी मौत के रास्ते पर चल पड़ी। टीवी टावर को गायब करने वाला यहीं आसपास ही कहीं है, लेकिन वह नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब वह अदृश्य रूप में है, लेकिन मैं मेरी दिव्य दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। शक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से वह स्थान तो क्या, आसपास के कई 100 किलोमीटर के चप्पे चप्पे को छान डाला, लेकिन कमाल है, दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या सचमुच कोई है, या मेरी दिव्य दृष्टि धोखा खा रही है? तूने सही सोचा शक्ति, तेरी दिव्य दृष्टि धोखा ही खा रही है, क्योंकि मैं तेरे ठीक पीछे खड़ा हूँ और तू मुझे देख नहीं पा रही। ओह! शक्ति तेजी से पलटी, पीछे पलटी ज़रूर, लेकिन अब भी उसे पीछे कोई भी नज़र नहीं आया। उफ, यहाँ तो अभी भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे देखने के लिए अपनी आंखों को कष्ट मत दे शक्ति। मैं जिस शक्ति की सहायता से अदृश्य हूँ, मुझे तेरी दिव्य दृष्टि कभी नहीं देख पाएगी। मन की बात जान लेने वाले, दिव्य दृष्टि से भी खुद को छिपा लेने वाले, आखिर कौन है तू, और किस शक्ति की सहायता से तू ये सब कर रहा है? इन सब सवालों में उलझ कर अपना समय खराब मत कर शक्ति। जा, जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। तूने ठीक कहा दुष्ट, मुझे अपना काम ही करना चाहिए, और इस समय मेरा ये काम है कि मैं मानवता के लिए खतरा बनने वाले तुझ जैसे पापी का अंत कर दूं अपने इस भीषण ताप से। उफ! नरक की अग्नि से भी भीषण ताप छूटता है तेरे हाथों से, लेकिन यह ताप मेरे एक बाल को भी नहीं जला पाएगा, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इस समय मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, वह इस ताप को मेरे पास भी नहीं पटकने देगा। ओह! उसके पास अवश्य कोई अत्यंत चमत्कारी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन मैं उस शक्ति के कवच को तोड़कर ही दम लूँगी। मुझे खत्म करके दम लेने का प्रण मत ले शक्ति। सदियों तक यूं ही लगी रहेगी, तब भी दम नहीं ले पाएगी। उफ! मेरी ऊष्मा से बने अस्त्र उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही मोम की भांति पिघल कर गिर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? मेरी शक्ति से हो रहा है, और रहा सवाल कैसे हो रहा है, ले देख, इसका भी जवाब हाजिर है। ये एकाएक हवा में क्या प्रकट हो रहा है? कोई अस्त्र जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही है, और उस ऊर्जा का निशाना मैं ही हूँ। वह ऊर्जा मुझ तक पहुँचे उससे पहले ही मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए। उस अस्त्र की ऊर्जा और मेरी ऊर्जा ठीक इस तरह एक दूसरे से टकरा रही है, जैसे चुंबकीय शक्ति के दो छोर एक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं। देखते हैं उन दोनों ऊर्जाओं में से विजय किसकी होती है। ओह! अस्त्र की ऊर्जा की विजय हुई, और शक्ति के कंठ से निकलने वाले आगे के शब्द चीख में बदल गए, क्योंकि वह ऊर्जा उसे अपने घेरे में फंसाकर बुरी तरह तड़पा रही थी। आह! उस अस्त्र से निकलने वाली भीषण ऊर्जा मेरे समस्त शरीर को बुरी तरह तड़पा रही है। अब तो उस अस्त्र और उसकी ऊर्जा की प्रचंड ऊष्मा को समाप्त करने का मेरे पास एक ही उपाय है, अपने तीसरे नेत्र को खोलना। परंतु अगर मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो ऊर्जा के टकराव से यहाँ के वातावरण में भयानक खलबली मच जाएगी। इसलिए तीसरा नेत्र खोलने की बजाय इस अस्त्र और इसकी ऊर्जा से बचने का एक और रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, और वो रास्ता है अपने शरीर को प्रकाशपुंज में बदलकर अपने आप को इस अस्त्र की पहुँच से दूर कर लेना। पृथ्वी के कई चक्कर लगाकर ही सांस लिया शक्ति ने। यह रास्ता ठीक रहा। अब ना जाने पीछे कहाँ रह गया होगा वह अस्त्र। ओ नहीं! अचानक शक्ति की आंखों और चेहरे पर अविश्वास के बादल छाते चले गए।
और ऐसा होता भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने, ठीक सामने वह अस्त्र जो मौजूद था। ये अस्त्र मेरे पीछे ही है। प्रकाश की गति का पीछा किया इसने। उफ उफ, ये तो अभी भी उसी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है। लेकिन अब मैं इससे बचकर नहीं भाग सकती, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जबकि अगर मैं ऐसे ही पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही तो इसके और मेरे घूमने से जो घर्षण उत्पन्न होगा उससे पृथ्वी जल उठेगी। पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए उसे अपने से टकराने देना मेरी मजबूरी है। एक भयानक प्रलय को रोकने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गई थी वह देवी। लेकिन न उसकी बलि चढ़ी और न प्रलय आई, बल्कि शक्ति के शरीर को छूने से पहले वह अद्भुत अस्त्र हवा में विलीन हो गया। और फिर गूंजा वह ठहाका। हा 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 हा। तुझे तुझे उस अस्त्र का निशाना बनाने के पीछे मेरा मकसद तेरा विनाश करना नहीं, बल्कि तुझे इस बात का एहसास करवाना था कि मैं जिन शक्तियों का धारक हूँ उनके सामने तू क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं है। उफ, ये यहाँ भी आ पहुँचा। इन शक्तियों से मैं चाहूँ तो तुझे क्या सारे ब्रह्मांड को चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुझे एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आ। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। घायल सिंगनी की भांति दहाड़ी शक्ति। तेरी शक्ति भौतिक है या वैज्ञानिक इसका तो मुझे पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि जिन शक्तियों के घमंड पर तू उछल रहा है वे अधिक दिनों तक तेरा साथ नहीं देने वाली। जल्दी वे तेरा साथ छोड़ देंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तेरा बहुत ही भयानक अंत होगा। हा 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 हा। ऐसा नहीं होगा शक्ति, कभी नहीं होगा। हा 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 हा। वो लगता है वह यहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने का अर्थ ये नहीं कि उसके साथ वह प्रलय भी चली गई जिसकी वह धमकी दे गया। अगर वास्तव में उस प्रलय को टालना है तो मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके बल पर वह अजय बना हुआ है। आखिर उसके पास ऐसे कौन से अस्त्र हैं जिन पर मेरी दैवीय शक्ति भी विजय नहीं पा सकती। और उस शक्ति के बारे में जानने का मेरे पास एक ही साधन है, माँ काली। मुझे काली माँ को खोजना होगा। चंदा को काली माँ की खोज थी और किसी को परमाणु की। शक्ति को छकाने के बाद दिल्ली के रक्षक परमाणु को छकाने की मेरी इच्छा अब और भी ज़्यादा जोर मारने लगी है। पता नहीं परमाणु कहाँ है, मुझे उसे जल्दी सामने लाना होगा, और ऐसा करने का एक अच्छा रास्ता मेरे सामने मौजूद है। पुलिस हेडक्वार्टर के रूप में अचानक हवा में प्रकट हुए उस अजीब हथियार से कुछ तरंगे निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से टकराईं। अगले ही पल पुलिस हेडक्वार्टर में जो घटा उसने वहाँ मौजूद हर पुलिस वाले को स्तब्ध कर दिया। ये क्या हो रहा है? कुर्सियाँ, मेजें, दीवारें, अचानक सभी कुछ गर्म होना शुरू हो गया। उफ, अभी कुछ अंगारे की तरह दहकने लगा, लेकिन आश्चर्य, कहीं कुछ जल नहीं रहा। आह, अब तो फर्श भी जलने लगा। आओ भागो, वरना हम सभी समारोह में भुट्टो की तरह भुन जाएंगे। भागो आ! सभी भागे, लेकिन भागने का रास्ता था कहाँ? ओ माय गॉड, लिफ्ट और सीढ़ियाँ, सभी कुछ बुरी तरह तप रहा है। ऐसे में बाहर निकलने के लिए उनकी मदद लेना अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलना है। यहाँ कौन से हम बचे हुए हैं? ये जगह भी धीरे धीरे तपकर अंगारा बन रही है। अब तो अपनी जान बचाने का एक ही तरीका है, इस खिड़की से बाहर कूदना। खनाक छनाक। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी, लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें पता चला उन्होंने सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। नहीं! अचानक मौत की वह छलांग जिंदगी की उड़ान बन गई, उन चमकीली रस्सियों की वजह से जिन्हें छोड़ने वाला था परमाणु। इस अनोखी मुसीबत के बारे में सुनकर मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, लेकिन मुझे अंगारे की भांति दहकती इमारत में से अन्य पुलिसकर्मियों को भी बचाना होगा। इमारत में फंसे पुलिसकर्मियों को बचाने की चिंता में बेहाल होने की ज़रूरत नहीं है परमाणु, क्योंकि मैंने उस इमारत को अपनी शक्ति से तुझे बुलाने के लिए दहकाया था। अब तू आ गया है तो मैं अभी उस इमारत को सामान्य कर देता हूँ। ओह, तो ये तेरा कारनामा है? बिल्कुल, लेकिन मेरा असली कारनामा ये नहीं वह होगा जब तू मेरे कदमों में गिरकर मुझसे रहम की भीख मांगेगा। इधर वह अदृश्य शक्ति धारक परमाणु को खोज निकालने में सफल हो गया था, और इधर शक्ति काली माँ को। कहो पुत्री, किस लिए ढूंढ रही हो हमें? क्या विपत्ति आन पड़ी तुम पर? विपत्ति मुझ पर नहीं माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड पर आन पड़ी है। और वह विपत्ति एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसके पास दैवीय शक्ति को पराजित करने की सांसारिक शक्ति है। तुम भूल रही हो पुत्री, दैवीय शक्तियों को पराजित कर सके ऐसी किसी सांसारिक शक्ति का आविष्कार न हुआ है और न कभी होगा। दैवीय शक्ति को तो कोई दैवीय शक्ति ही पराजित कर सकती है। दैवीय शक्ति? ये आप क्या कह रही हैं माँ? एक मनुष्य के पास दैवीय शक्ति? ये सत्य है पुत्री, जिस मनुष्य की तुम बात कर रही हो दैवीय शक्ति धारक ही है, और उसके पास दिव्यास्त्र है। क्या दिव्यास्त्र? हाँ, दिव्यास्त्र। वे दिव्यास्त्र जिसे देवता और उसके अनुयायी सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं।
चूँकि उन दिव्यास्त्रों को एक मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम उन्हें देखने के पश्चात भी नहीं पहचान पा रही हो। एक मनुष्य के पास ऐसे घातक दिव्यास्त्र आए कहाँ से? उसके कर्म से। ओह, उन दिव्यास्त्रों को वापस लेना होगा माँ, अन्यथा वह पृथ्वी पर प्रलय मचा देगा। दिव्यास्त्रों को उस मनुष्य से वापस लेना संभव नहीं है पुत्री, क्योंकि विधान यही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसको वैसा ही फल मिलेगा। उसने अपने कर्मों से ही उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने का रास्ता खोजा है, और अब वह उसका प्रयोग प्रलय के लिए करता है या सृजन के लिए, इसका अधिकार उसी का है। ओह, इस तरह तो वह सारी सृष्टि को नष्ट कर डालेगा माँ। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो पुत्री? क्या इससे पहले रावण, कंस, भस्मासुर व अन्य राक्षसों के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं थी? क्या वे सृष्टि का नाश कर पाए? सोचो पुत्री, सोचो। सोच कर शायद तुम पृथ्वी को एक भयानक प्रलय से बचा सको, ठीक उसी तरह जैसे कभी श्री राम और श्री कृष्ण ने बचाया था। ओ देवी माँ, फिर ब्रह्मांड में विलीन हो गई, परंतु जाते जाते मुझे बता गई हैं कि अगर पृथ्वी को प्रलय से बचाना है तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। परंतु क्या? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के साथ मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढना होगा कि आखिर उस साधारण मनुष्य ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए तो कैसे। शक्ति के सामने कई सवाल थे, लेकिन परमाणु के सामने एक ही सवाल था, अपनी ज़िंदगी को बचाने का, क्योंकि उसके ठीक सामने एक अनोखी बला मौजूद थी। ये बाण तुझे इस स्थिति तक पहुंचाएगा कि तू मेरे सामने नाक रगड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, तेरा ये तीर कोई कारनामा दिखा पाए, उससे पहले ही मैं अपने परमाणु छल्लों से उसे राख में बदल दूंगा। ओह, पराविज्ञान को छोटा समझने की जो भूल तू कर रहा है परमाणु, ठीक ऐसी ही भूल आज से 15 साल पहले विज्ञान भवन में मौजूद वैज्ञानिकों ने की थी। उन दिनों उन्होंने पराविज्ञान की खोज में लगे एक सीधे साधे वैज्ञानिक प्रोफेसर विद्रोही को पागल दीवाना करार देकर उसे यह समझाने की कोशिश की थी कि पराविज्ञान कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सिर्फ विज्ञान होता है। जबकि प्रोफेसर विद्रोही का कहना था आधुनिक विज्ञान पराविज्ञान से ही उपजा है। अगर पराविज्ञान ना होता तो आज विज्ञान का कोई नाम भी नहीं ले सकता, नाम भी नहीं जान सकता था। जिन मिसाइलों को विज्ञान आज बना रहा है वे पराविज्ञान में विध्वंसक बाड़ों और दिव्यास्त्रों के रूप में पहले ही मौजूद है। जिन सुपर स्पीड विमानों को विज्ञान आज खोज रहा है, गरुड़यान, पुष्पक यान के रूप में उनका आविष्कार पहले भी हो चुका है। लेकिन प्रोफेसर विद्रोही की यह बातें सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि सारी दुनिया को एक पागल की बकवास लगी, और तब वह पराविज्ञान का लोहा साबित करने में जुट गया। और 15 साल के अथक परिणाम के बाद आखिर प्रोफेसर विद्रोही ने उन घमंडी वैज्ञानिकों और सारी दुनिया को पराविज्ञान की शक्ति दिखाई दी। वो प्रोफेसर विद्रोही तुम ही हो। हाँ हाँ परमाणु, मैं प्रोफेसर विद्रोही हूँ। आज पराविज्ञान जिसकी गुलाम है, और पराविज्ञान जिसका गुलाम होता है, सारी दुनिया उसी की गुलाम होती है। हा 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 हा। उफ, उस बाण से अद्भुत ढंग से पत्थरों की बारिश हो रही है। वे मेरे शरीर से न टकरा पाएँ, इसलिए मुझे अपने शरीर को छोटा करना होगा। बहुत खूब, तूने विज्ञान की शक्ति का एक शानदार नमूना पेश किया है, लेकिन विज्ञान का ये शानदार नमूना पराविज्ञान के लिए बहुत ही घटिया है। ओ नो, मेरे छोटे होने के साथ ही तीर से बरसने वाले पत्थर भी छोटे हो गए। उफ, तूफान की तेजी से उस तीर से बरसते पत्थरों ने परमाणु को निशाना बना ही लिया। लड़खड़ा कर गिरा परमाणु, और फिर संभल ना पाया। उफ, कुछ देर के लिए सिर तो घूमा उसका, लेकिन जल्दी उसे उस स्थिति का आभास हो गया जो बेहद तेजी से उसके विपरीत जा रही थी। ओह, पत्थर तेजी से बरस कर एक कब्र का रूप लेते जा रहे हैं। अगर मैं तुरंत यहाँ से नहीं निकला तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा। परमाणु ने ट्रांसमिट होकर वहाँ से बाहर निकलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं गंवाया। उफ, बाल बाल बचा मैं। ओह, ये मेरा शरीर से क्या लिपटा है? एक ऐसी शक्ति जिसकी पकड़ से बड़े बड़े महाबली नहीं छूट पाए। जिन महाबलियों की तू बात कर रहा है वे अरे गहरे होंगे, जो इस पतली सी सांप सरी की रस्सी को नहीं तोड़ पाए। मैं इसे एक झटके में तोड़कर दिखाता हूँ। अरे, उस पाश को तोड़ने के लिए इतनी ताकत कम है परमाणु, और ज़्यादा ताकत लगा, और कोशिश कर। उह, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब अपने आप को इससे बचाने के लिए मुझे होना ही होगा बोलकर ट्रांसमिट। ओ माय गॉड, ये नाक की शक्ल की रस्सी तो वैसे कि वैसे ही मेरे साथ ट्रांसमिट हो गई है। अभी भी लिपटी हुई है मेरे शरीर पर। ये ऐसे ही लिपटी रहेगी परमाणु। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं, तब तक जब तक तू तड़प कर मेरे कदमों में नहीं गिर पड़ता। उह, इसका शिकंजा तो मेरे इर्द गिर्द तेजी से कसने लगा। हा 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 हा। इस पाश का ये कसाब बढ़ता ही रहेगा तब तक जब तक तू हार नहीं मानेगा। बोल, मानता है हार? नहीं, नहीं। ओह, इस पाश ने तो अब मेरे मांस में धंसना शुरू कर दिया है। ये मेरी जान लेकर ही रहेगा। परमाणु के शरीर से लिपटा पाश परमाणु की जान लेने और परमाणु अपनी जान देने पर उतारू था।
और शायद दोनों ही अपने अपने उद्देश्य में सफल हो जाते अगर वे दो हाथ उस पाश पर ना आ जमते। ये दिव्य नागपाश है, इस पाश को कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता, लेकिन मेरे लिए इसे खोलना बच्चों का खेल है। शक्ति, तू बचाने आई है परमाणु को? लगता है तो पिछली हार भूल गई है। शक्ति कुछ नहीं भूली है दुष्ट, उसे सब याद है, और साथ ही ये भी याद है कि उसे तेरे हाथों से उन दिव्यास्त्रों को मुक्त करना है जिन पर तू ना जाने कैसे अधिकार जमाने में सफल हो गया। ओह, तो तू मेरी शक्ति का रहस्य जानने में सफल हो गई है शक्ति, जो तू नहीं जानती। चल, उसे मैं बता देता हूँ। मंत्र शक्ति, ये मंत्र शक्ति है जिसके बल पर मैं वातावरण में मौजूद उन दिव्यास्त्रों को बुला सकता हूँ जिन्हें कभी देवी देवता प्रयोग करते थे। एक बार ब्रह्मांड में जो आवाज़ गूंज गई वह कभी खत्म नहीं होती। लाखों करोड़ों सालों तक वह वातावरण में गूंजती रहती है। हर आवाज़ की तरह दिव्यास्त्रों को प्रकट करने के लिए बोले गए मंत्र आज भी वातावरण में गूंज रहे हैं। मैंने उन्हीं मंत्रों को अपनी विशेष मशीन से पकड़ा और उन मंत्रों के बल पर इन घातक दिव्यास्त्रों का मालिक बन गया। पल बर्बादी, मैंने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया, और जानती है मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा पर यह बोझ नहीं रहे कि तुम्हें जिस शक्ति ने खत्म किया वह कैसे और कहाँ से आई। उफ, वातावरण में एक घातक दिव्यास्त्र का निर्माण हो रहा है शक्ति, और वह दिव्यास्त्र हमारे लिए ही है शक्ति। सही कहा, लेकिन निर्भय रहो, यह दिव्यास्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले ही क्षण, अरे, यह दिव्यास्त्र तुम्हारे शरीर तक पहुँचने से पहले हवा में विलीन हो गया। चमत्कार हो गया ये तो। हाँ, यह चमत्कार ही है परमाणु। इतना कहकर शक्ति होते ही होते कुछ बुदबुदाने लगी। और ये चमत्कार हुआ है उस मंत्र की वजह से जो सदा उस दिव्यास्त्र के वार को विफल करने के काम आया है। मेरे उस मंत्र के बुदबुदाते ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य चक्र उत्पन्न हो गया, जिससे टकराकर वह दिव्यास्त्र फिर से वायुमंडल में विलीन हो गया। और ऐसा बचाव मैं मात्र इसी दिव्यास्त्र से नहीं बल्कि हर दिव्यास्त्र से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले हर मंत्र का निवारण मंत्र जानती हूँ। वाह, तब तो हम जल्दी उसे मात कर देंगे, क्योंकि कभी तो उसके दिव्यास्त्रों को बुलाने की शक्ति खत्म होगी नहीं। वायुमंडल में विध्वंसक शक्तियों को प्रकट करने वाले करोड़ों मंत्र हैं। वह अपने यंत्र से उन मंत्रों को पकड़ता रहेगा और उनसे आक्रमण करता रहेगा। मैं शायद उसके हर मंत्र का प्रत्युत्तर दे सकूं, लेकिन यह पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक होगा, क्योंकि जब दो महाशक्तियाँ टकराती हैं तो कहीं विनाश अवश्य होता है, कहीं भूकंप ज़रूर आता है। इसलिए पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए लगातार बचाव करना भी हानिकारक है। उसके लिए तो इस बात का प्रबंध करना होगा कि प्रोफेसर विद्रोही उन मंत्रों का प्रयोग ना कर पाए, और ऐसा करने का एक ही उपाय है। बेकार है उस उपाय के बारे में बात करना, क्योंकि हमारी सारी बात अदृश्य प्रोफेसर विद्रोही सुन रहा है। वह हमें उस उपाय पर कभी काम नहीं करने देगा, या फिर पहले से ही सतर्क हो जाएगा। तुम्हारा डर निर्मूल है परमाणु। जब तक वह हमारी बातें और हमारे मस्तिष्क की सोचों को अब तक वह हमारी बातें और हमारे मस्तिष्क की सोचों को इसलिए पकड़ पा रहा था क्योंकि मुझे उसकी मंत्र शक्ति का ज्ञान नहीं था। अब चूंकि मैं उसकी शक्ति के बारे में जान चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है कि हम जो बोल और सोच रहे हैं उसका पता उसे नहीं चल पा रहा है। बहुत खूब, अब जरा मुझे जल्दी से वह उपाय बताओ ताकि उस पर अमल करके हम प्रोफेसर विद्रोही की खाट खड़ी कर सकें। सुनो, शक्ति परमाणु को जल्दी जल्दी कुछ बताने लगी। इधर प्रोफेसर विद्रोही हवा में एक अन्य दिव्यास्त्र का निर्माण कर चुका था। हा 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 हा। अपनी शक्तियों से जो सुरक्षा चक्र तूने बनाया हुआ शक्ति, उसे यह दिव्यास्त्र एक क्षण में छिन्न भिन्न कर देगा। जैसे ही वह दिव्यास्त्र आगे बढ़ा वैसे ही बचाओ बचाओ, हा 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 हा। मैं जानता था शक्ति, तू इस दिव्यास्त्र से अपनी और परमाणु की रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन तू नहीं जानती कि इस तरह चिल्लाकर भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दिव्यास्त्र से तुझे और परमाणु को कोई नहीं बचा पाएगा। ये पहले तेरा अंत करेगा, क्योंकि परमाणु और उसकी शक्तियाँ तो इसके सामने धूल के समान भी हैं। इस दिव्यास्त्र ने मुझे अपना लक्ष्य बनाकर मेरे पीछे बढ़ना शुरू कर दिया है, और परमाणु मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में भाग लिया है। बचाओ बचाओ। परमाणु जा पहुंचा दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित ओजोन रिसर्च सेंटर। यहीं बनती है वो ओजोन गैस जिससे भरे एक बड़े टैंकर को लेकर मुझे पृथ्वी से ऊपर उस क्षेत्र तक पहुंचना है जहाँ ओजोन की परत ने पृथ्वी को घेर रखा है, और फिर वहां पहुंचकर मुझे ढूंढना है ओजोन की परत में हुए उस छेद को जो पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक है। वह रहा वह विशाल छेद। अब मुझे यहाँ इस टैंकर को फोड़ना होगा ताकि इसमें भरी ओजोन इस छेद के पथ को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि शक्ति के कार्यानुसार ओजोन परत में हुए उस छेद के कारण ही वह मंत्र सैकड़ों वर्षों बाद पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके प्रोफेसर विद्रोही की मशीन तक पहुँच गए, जिनकी वजह से प्रोफेसर विद्रोही दिव्यास्त्र प्राप्त कर रहा है। शक्ति ने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। अब पता नहीं उसका उसे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। ओजोन परत में हुए छेद के डिस्टर्ब होने से तुरंत ही फ़ायदा हुआ था। ओ ये क्या, शक्ति के पीछे लगा हुआ दिव्यास्त्र एक एक गायब कैसे हो गया? सिर्फ दिव्यास्त्र ही गायब नहीं हुआ है दोस्त,
तुझे और तेरे यंत्र को अदृश्य करने वाली दिव्य शक्ति भी गायब हो गई है। उफ। और ऐसा हुआ है ओजोन परत में हुए छेद के कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाने से, जिसकी वजह से दिव्य मंत्रों जैसी ध्वनियाँ पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके तेरे इस यंत्र तक पहुंची नहीं। ब्रह्मांड से मंत्रों को ढूंढ कर तुझ तक पहुंचाने वाला तेरा यंत्र नष्ट हो गया है। अब तेरी औकात मेरे सामने कीड़े से अधिक कुछ नहीं। उफ। ये माना कि मंत्रों की ध्वनियों को पकड़ने वाली मेरी मशीन को नष्ट करके तूने मुझसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली है, लेकिन मैं अभी कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अपनी मशीन की मदद से अब तक मुझ तक जो मंत्र पहुँचे हुए मुझे ठीक ऐसे याद हैं जैसे स्कूल के बच्चों को ABCD याद होती है। और उन मंत्रों के बल पर मैं अभी भी कितने ही दिव्यास्त्र पैदा कर सकता हूँ। अब देखता हूँ तो कितने दिव्यास्त्रों को रोक पाती है। शक्ति ने तुरंत ही जवाब दिया, लेकिन उस टकराव ने शक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उफ। उसे तो बेहद घातक दिव्यास्त्रों को बुलाने के मंत्र याद हैं, और उनमें से कुछ दिव्यास्त्र निश्चय ही ऐसे होंगे जिनका मैं सामना नहीं कर सकती। फड़ाक। और वैसे भी अगर मैं इनका सामना करती भी रही तो भी ये ना मेरे लिए अच्छा है और न पृथ्वी के लिए। ओ नहीं, इस बार उसके मंत्रोच्चारण से जो दिव्यास्त्र प्रकट होने जा रहा है उसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र है जिसकी काट ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। सुदर्शन चक्र को प्रकट होता देख शक्ति के चेहरे पर जो विनाश के बादल मंडराने लगे थे वे अगले ही क्षण उभर आए, आश्चर्य के तूफान से छिन्न भिन्न हो गए। ये एकाएक क्या हुआ? प्रकट होता सुदर्शन चक्र अचानक धूमिल सा कैसे होता चला गया, और प्रोफेसर विद्रोही के हलक से एकाएक मंत्रों की जगह चीखें क्यों निकलने लगी? आ! मेरी वजह से। मैं सूक्ष्म रूप धरकर इसके मुंह में घुसकर इसकी जीभ पकड़े बैठा हुआ था। जीभ न हिल पाने की वजह से ये मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहा है, और अब मंत्रोच्चारण नहीं होगा तो दिव्यास कहाँ से प्रकट होगा? यह आइडिया मुझे तब आया जब वापस लौटकर मैंने इसे तुमसे भिड़ते देखा। वाह परमाणु, अभूतपूर्व कार्य किया है तुमने। अब इसे बेहोश करने का छोटा सा कार्य मैं कर देती हूँ ताकि ये किसी भी तरह से मंत्रोच्चारण ना कर सके। यह होश में आकर फिर मंत्रोच्चारण कर सकता है। अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसके मस्तिष्क में मौजूद इसकी सारी स्मरण शक्ति को नष्ट कर रही हूँ। होश में आने के बाद इसे यह भी नहीं पता होगा कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। धन्यवाद शक्ति, तुमने अपना काम कर दिया। अब मैं अपना काम करता हूँ। इसको काला पानी जेल पहुँचाना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक। परमाणु पागल है मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।